हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पदार्थ विज्ञान में जो प्रमाणों के चैप्टर हैं उसमें से हम अनुमान प्रमाण के बारे में पढ़ेंगे। युक्ति प्रमाण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आप मेरी वीडियोस में जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुमान शब्द की निरुक्ति, यानी अनुमान शब्द बना कैसे है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि अनुमान शब्द अनु जमा मान इन दो शब्दों को मिलाकर बना है। ठीक है, अनुमान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु जमा मान इन दो शब्दों से मिलकर बना है। अनु का मतलब होता है पश्चात, यानी बाद में। मान का मतलब होता है ज्ञान। देखिए इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है कि प्रत्यक्ष कारण को देखकर, मतलब सामने कोई रीजन दिख रहा है, सामने कोई चीज दिख रही है, उसको देखकर उसके आधार पर, उसके बेस पर पश्चात किसी अप्रत्यक्ष विषय का जिस प्रमाण के आधार पर हम अंदाजा लगाते हैं उसे अनुमान कहते हैं। यानी कोई प्रत्यक्ष हमें चीज दिख रही है, हम उसके बेस पर उसको देखकर बाद में किसी अप्रत्यक्ष चीज का, अप्रत्यक्ष टॉपिक का हम जब अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान लगाना, वो अंदाजा लगाना, उसके लिए जो प्रमाण यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम अनुमान प्रमाण। ये देखिए, ये थोड़ा सा एक लाइन है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी मिली थी मुझे, तो मैंने लिख ली थी कि ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और अप्रत्यक्ष ज्ञान। इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम आगे कि प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य होता है और अप्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान, उपमान एवं शब्द प्रमाण से होता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो किस वजह से होता है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य, यानी इंद्रियों का अपने अर्थों के साथ जब सन्निकर्ष होता है, कॉम्बिनेशन होता है, या फिर कहेंगे हम उनके साथ जब कांटेक्ट में आती हैं, इंद्रियां अपने अर्थों के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। और अप्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वो अनुमान, उपमान यानी प्रमाणों के बेस पे होता है, हम छोटी भाषा में कहें तो। अब हम आते हैं अनुमान का लक्षण। इसका जो श्लोक लिखा हुआ है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप करेंगे याद। अनुमानम खलु तर्को युक्तिरपेक्ष्यः। ठीक है, ये चरक विमान स्थान 4/4 4/4 यानी। अब इस श्लोक का मतलब समझेंगे, अनुमानम खलु तर्को युक्तिरपेक्ष्यः। ठीक है, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है मैंने। युक्ति की अपेक्षा रखने वाले तर्क को अनुमान कहते हैं, यानी युक्ति पर जो डिपेंड करता है, युक्ति के लिए जो, मतलब युक्ति जिसका एक कहते हैं ना पॉकेट है जिसकी, ठीक है, वो है अनुमान। ठीक है, अब तर्क शब्द का अर्थ यहाँ अप्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात परोक्ष ज्ञान से है। परोक्ष ज्ञान और युक्ति का अविनाभाव संबंध है। ठीक है, अविनाभाव संबंध मतलब वो संबंध जो कभी टूट नहीं सकता, जिनको पृथक नहीं कर सकते, जिनको अलग नहीं कर सकते। किसी युक्ति के बिना परोक्ष ज्ञान नहीं होता। ठीक है, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष और युक्ति का अविनाभाव संबंध है और किसी युक्ति के बिना परोक्ष ज्ञान नहीं होता है। यह युक्ति की अपेक्षा से ही होता है, अतः युक्ति के अविनाभाव संबंध से उत्पन्न परोक्ष ज्ञान अनुमान है। ठीक है, तर्क की अपेक्षा ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। तर्क से अप्रत्यक्ष ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। अविनाभाव संबंध से उत्पन्न अप्रत्यक्ष ज्ञान अनुमान होता है। जैसे किसी की पाचन शक्ति के आधार पर पाचकाग्नि की, व्यायाम शक्ति के आधार पर उसके बल की, और शब्द आदि के ग्रहण के आधार पर उसकी स्रोत आदि इंद्रियों की शक्ति की परीक्षा की जा सकती है। तो मतलब फाइनली श्लोक में ये बताया कि तर्क का मतलब क्या था? अप्रत्यक्ष ज्ञान। अप्रत्यक्ष ज्ञान को परोक्ष ज्ञान भी बोलते हैं। और परोक्ष ज्ञान और युक्ति का कैसा संबंध था? अविनाभाव संबंध, यानी जिस संबंध को या जिसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, और तर्क से ही जो अप्रत्यक्ष ज्ञान है, ठीक है, उसका ग्रहण किया जा सकता है। समझ आ गया? और इसलिए इसने लास्ट में ये जो एग्जाम्पल दिया है वो ये है कि जैसे पाचन जो शक्ति है उसके आधार पर हम पाचका अग्नि का, व्यायाम जो शक्ति है उसके आधार पर हम बल का, और शब्द आदि के ग्रहण पर हम स्रोत आदि इंद्रियों की शक्ति की परीक्षा कर सकते हैं।
अब इसने आगे बताया है कि चरक के अनुसार अनुमान के 3 भेद होते हैं। वर्तमान कालिक होता है, भविष्यत कालिक होता है और भूतकालिक होता है। इसके लिए ये श्लोक बताया गया है, चरक सूत्र स्थान का ये श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चा अनुमीति बहिर्नि गुडो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात् एव व्यवसनतीतम बीजत फलमनागतम दृष्टवा बीजात फलम जाति मिहेव सदृशम बुधाः। यानी कि प्रत्यक्ष पूर्वम यानी जो प्रत्यक्ष पूर्वक है। देखिए इसके आगे एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है कि अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, मतलब अनुमान कैसा है, प्रत्यक्ष पूर्वक है। ठीक है, यानी जो चीज प्रत्यक्ष है उसके बेस पे हम अनुमान लगाते हैं। ये त्रिविधम है। ठीक है, आगे लिखा भी हुआ है त्रिविधम त्रिकालम। इसके एक्सप्लेनेशन पढ़ो, जिसका अर्थात जिसका प्रत्यक्ष हुआ रहता है उसी का अनुमान होता है। यह 3 प्रकार का है, यानी त्रिकालिक होता है। ठीक है, वहीर्नि गुडो धूमेन मैथुनम गर्भ दर्शनात्। अब इसने क्या कहा, पहले तो ये बात बताइए कि त्रिविधम त्रिकालम। ठीक है, यानी कि पहले तो ये बता दिया कि अनुमान कैसा होता है, प्रत्यक्ष पूर्वम होता है, अर्थात जिसका प्रत्यक्ष हुआ रहता है उसी का अनुमान होता है। ये 3 प्रकार का और त्रिकाल का बताया है, त्रैकालिक बताया है, इसीलिए इसका श्लोक में वर्ड आया है त्रिविधम त्रिकालम। ठीक है, वहीर्नि गुडो धूमेन मैथुनम, यानी जैसे धूम से गुड़ वहीर्नि यानी आग का अनुमान वर्तमान कालिक है। जैसे धुएं को देखकर आग का हम अनुमान लगाते हैं, वो वर्तमान कालिक है। ठीक है, मैथुनम गर्भ दर्शनात्, यानी गर्भ दर्शन से मैथुन का जो अनुमान लगाते हैं वो हम भूतकालिक है। एव व्यवसनतीतम बीजात फलम अनागतम दृष्टवा बीजात फलम जाति मिहेव सदृशम बुधाः। यानी गर्भ दर्शन से मैथुन का जो अनुमान होता है वो भूतकालिक है, और बीज से उत्पन्न होने वाले फल का अनुमान भविष्यकालिक है। तो इस प्रकार कहा गया है कि अनुमान कैसा है, त्रिकालिक है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो अनुमान है उसका न्याय दर्शन के अनुसार भी, न्याय दर्शन ने भी कई सारे भेद बताए हैं, 3 भेद बताए हैं। बेसिकली है वो भी यही कि वर्तमान क्या है, भूतकालिक क्या है, भविष्यकालिक क्या है, लेकिन उसमें भी नाम अलग अलग बताए हैं। ठीक है, तो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन ने भी अनुमान के 3 भेद बताए हैं, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत यानी कारण को देखकर कार्य का अनुमान पूर्ववत अनुमान कहलाता है। वर्तमान विषय को देखकर भविष्य में होने वाली घटना का अनुमान। बेसिकली पूर्ववत इज फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर वाला जो भविष्यकालिक है। ठीक है, इसके उदाहरणों से समझ आएगा कि अभी जो घने बादल आए हुए हैं उनसे भविष्य में होने वाली वर्षा का अनुमान लगाना। पूर्व रूप लक्षण को देखकर, मतलब प्रोड्रोमल सिम्टम्स को देखकर व्याधि का अनुमान लगाना। एस्टिमेटिंग डेंटल कैरीज बाय लुकिंग एट द हैबिट ऑफ द पेशेंट ऑफ ईटिंग चॉकलेट्स। उसके बाद नेक्स्ट है शेषवत। अब शेषवत अनुमान के बारे में पढ़ते हैं। कार्य से कारण का अनुमान करना शेषवत अनुमान है। वर्तमान विषय को देखकर भूतकाल की घटना का अनुमान करना। मतलब बेसिकली जो शेषवत है ना, ये है भूतकालिक के बराबर है। ठीक है, जैसे बाढ़ आ गई है ना, उसको देखकर हम किसका अनुमान लगाएंगे, पहले क्या हुआ था, भारी बारिश आई होगी, व्याधि हो गई है, उसके बाद उसके हेतुओं का यानी रीजन का अनुमान लगाना। एस्टिमेटिंग द हैबिट ऑफ स्मोकिंग बाय लुकिंग एट द पेशेंट्स लंग डिजीज। ठीक है, सामान्य तो दृष्टि जो होता है अनुमान, सामान्य दर्शन से अनुमान करना सामान्य तो दृष्टि होता है। ये कारण और कार्य दोनों से भिन्न होता है। कार्य कारण संबंध न होते हुए भी कुछ वस्तुएं परस्पर जुड़ी रहती हैं, क्योंकि हम उन्हें उसी प्रकार साथ साथ देखते चले आ रहे हैं। हम उदाहरण के तौर पे देखेंगे, जैसे सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता का अनुमान लगाना, नेत्रपीतता को देखकर कामला यानी जॉन्डिस का अनुमान लगाना। अब इसका एक और एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है वो ये है कि एक स्थान पर पुष्पित आम को देखकर अन्यत्र भी पुष्पित आम का ही अनुमान लगाना। एक स्थान पर जो आम है वो पुष्पित है, हम दूसरी जगह मतलब ये अनुमान लगाना कि उसके आसपास भी क्या ही होंगे, आम ही होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अनुमिति के बारे में।
अनुमिति के बारे में हम बात करते हैं। अनुमिति क्या होता है? परामर्शजन्यम ज्ञानम। ठीक है, इसका श्लोक है कि अनुमिति का श्लोक बताया गया है परामर्शजन्यम ज्ञानम, यानी परामर्श से जो उत्पन्न ज्ञान होता है उसे अनुमिति बोलते हैं। परामर्श का मतलब होता है सलाह या सुझाव। ठीक है, इसकी एक ही लाइन है, व्याप्ति सहित पक्षधर्मता के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। परामर्श या अनुमिति का क्या होता है? कारण होता है। अनुमान द्वारा विषय का यथार्थ ज्ञान करने के लिए न्याय दर्शन न्याय शास्त्र का उदाहरण है। लोग सदैव अपने रसोई घर में धुआं देखते हैं, जहां धूम है वहां अग्नि है। इस प्रत्यक्ष ज्ञान से किसी पर्वत पर धूम देखकर यह ज्ञान उत्पन्न होता है कि वह अग्निमान है, क्योंकि जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि भी होती है। इस प्रकार धूम दर्शन के कारण अदृष्ट अग्नि का ज्ञान धूम से होता है, यह अनुमिति कही जाती है। इसके बाद हम पक्ष पढ़ते हैं, पक्ष, विपक्ष और सपक्ष। एक बार मैं इसको पढ़ूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इन तीनों में फर्क क्या होता है, पक्ष, विपक्ष और सपक्ष में। पक्ष का मतलब होता है संदिग्ध साध्यवान पक्ष। यहाँ संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह, यानी अर्थात साध्य है या नहीं इसकी शंका होती है, उसका हमें डाउट होता है। यहाँ पर्वत में साध्य का संदेह हुआ, अतः पर्वत पक्ष है। अग्नि साध्य है क्योंकि धूम अग्नि के कारण या किसी अन्य कारण से भी उत्पन्न हो सकती है, अतः अग्नि का होना संदिग्ध है। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ती हूँ, वो है हमारा विपक्ष और सपक्ष। ठीक है, सबसे पहले मैं पढ़ती हूँ सपक्ष। सपक्ष होता है निश्चित साध्यवान पक्ष। सपक्ष यानी जिस पक्ष पर साध्य निश्चित होता है उसे सपक्ष बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है? प्रथम उदाहरण में रसोई घर सपक्ष है। रसोई घर में जहां धूम है वहां अग्नि निश्चित होती है। द्वितीय उदाहरण में हमने पूर्व में देखे हुए आमवत के रोगी सपक्ष है, अग्नि यहाँ साध्य है। उसके बाद हम बात करते हैं विपक्ष की। विपक्ष होता है निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, यानी जिस पक्ष पर साध्य का निश्चित अभाव होता है उसे विपक्ष कहते हैं। जैसे प्रथम उदाहरण में जलाशय विपक्ष है। ठीक है, जलाशय में अग्नि का निश्चित अभाव होता है। अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक्चुअली सपक्ष, विपक्ष और पक्ष क्या है। हमने तीन बातें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा हमने पक्ष। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या बता रखा है, साध्य होता है, मतलब हम एक तरीके से मान सकते हैं द ऑब्जेक्ट विच इज टू बी ऑब्जर्व्ड, और यहाँ पे साध्य क्या माना है हमने? अग्नि माना है। अब हमारे पास तीन सिचुएशन, तीन प्लेस कह सकते हो हैं, सपक्ष, अपक्ष, सपक्ष एंड विपक्ष, यानी तीन हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, अब इसने आगे देखो, आगे क्या है, आगे देखो आगे क्या है। पक्ष में पहले पढ़ेंगे हम पक्ष में। पक्ष में क्या होता है कि साध्य जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी डाउटफुल है। ठीक है, पक्ष सपक्ष में क्या होता है कि साध्य होगा ही होगा, मतलब ये पक्का है कि होगा ही होगा। विपक्ष में क्या होता है कि साध्य नहीं होगा, हमेशा ही नहीं होगा। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि पक्ष में क्या है, पर्वत है, यानी पर्वत पर सपोज हमने धुआं देखा तो वो अग्नि की वजह से भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो साध्य माना है, ऑब्जेक्ट टू बी ऑब्जर्व, साध्य जो माना है वो क्या माना है? अग्नि माना है। तो ये कह रहा है कि पक्ष के केस में हम पर्वत है, पर्वत क्या है? पक्ष है, यानी सिचुएशन है। ठीक है, यहाँ पर अग्नि हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सपक्ष, यहाँ पर अग्नि होगी ही होगी, रसोई घर में अग्नि होगी ही होगी। विपक्ष, रिवर कह लो, वाटर कह लो, वहां पर तो अग्नि नहीं होगी, हमेशा ही नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अनुमान के भेद। अनुमान के तर्क भाषा के अनुसार अनुमान के दो भेद बताए गए हैं, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। इसको मैं शॉर्ट में बताऊं तो क्या है, देखिए पढ़ने से ही आपको केवल समझ में आएगा। स्वार्थ अनुमान, जो अनुमान स्वार्थ अर्थात अपने लिए जो होता है उसे स्वार्थ अनुमान कहते हैं। भाव यह है कि जिस अनुमान को स्वयं समझा जाता है, ठीक है,
वह स्वार्थ अनुमान होता है, क्योंकि प्रतिदिन महानस यानी रसोई घर में यह देखा जाता है कि जब कभी वहां से धुआं निकलता है तब वहां अग्नि अवश्य होती है। तो अतः ये व्याप्ति बनाई जाती है कि यत्र धूम तत्र अग्नि, अर्थात जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि अवश्य होगी। इसके बाद यदि एक दिन पर्वत पर उठते हुए धुएं को देखा जाए तो यह अनुमान किया जा सकता है कि पर्वत में अग्नि है, क्योंकि धुएं को देखकर ही एकदम वो व्याप्ति याद आ जाती है जो हमने बनाई थी, यत्र धूम तत्र अग्नि, अर्थात जहां पर धुआं है वहां पर अग्नि अवश्य होगी। तो यह बात अपने आप को समझाई गई है, स्वयं को समझाई गई है। अतः इस आधार पर पर्वत में धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लिया जाता है। परार्थ अनुमान क्या हो गया? परार्थ मतलब दूसरा, जो अनुमान दूसरों के लिए किया जाता है उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। अर्थात इस प्रकार के अनुमान में दूसरों को अनुमान का विषय समझाया जाता है। परंतु इससे पूर्व पहले अनुमान को खुद समझ लिया जाता है। मतलब किसी को समझाने से पहले ऑब्वियसली हम पहले खुद ही समझेंगे ना। दूसरों को अनुमान समझाने के लिए तर्क भाषा में 5 अवयवों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम बोलते हैं पंच अवयव बोलते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि परार्थ अनुमान क्या हो गया कि दूसरों को समझाने के लिए जो अनुमान हो गया, और इसको समझाने के लिए हमने 5 अवयवों का यूज किया है, जिसे पंच अवयव बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा का मतलब होता है प्रोपोजिशन मतलब स्टेटमेंट। ये देखिए इसका डेफिनेशन लिख रखी है कि किसी सिद्धि को सिद्ध करने के लिए जो सिद्धांत वाक्य कहा गया है। मतलब बेसिकली हमें ये यहाँ चीज प्रूव करनी है कि पर्वत कैसा है, अग्नि वाला है। इसके लिए हमने हेतु यानी रीजन क्या दिया कि धुएं का दिखना। उदाहरण एग्जाम्पल क्या दिया कि जैसे रसोई घर में धुआं दिखता है। उपने यानी कोरिलेशन का मतलब हो गया कि जैसे जैसे रसोई में जो धुआं होता है वो किस वजह से होता है, अग्नि की वजह से होता है। तो उसी प्रकार उस पर्वत पर भी है। और उसके बाद हम कंक्लूजन यानी फाइनल बात कहते हैं। वो फाइनल बात क्या होती है? निगमन, कंक्लूजन, रिजल्ट या फाइनल बात, कि जिस प्रकार रसोई घर में हमें धूम अग्नि के कारण दिखता है उसी प्रकार पर्वत भी अग्निमान है। ठीक है, तो अब आगे क्या कह रहा है कि इसलिए इसे परार्थ अनुमान कहते हैं। इस प्रकार तर्क भाषा में अनुमान के 2 भेदों का विवेचन किया गया है। ठीक है, ये थे आपके अनुमान प्रमाण के मेन टॉपिक्स। इसके बाद नेक्स्ट यानी अपकमिंग जो वीडियो है उसमें हम अनुमान प्रमाण का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक हेत्वाभास करने वाले हैं। इसके अलावा आपको जिस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है आप प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू गाइज, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय वीडियोस। थैंक यू, टेक केयर, स्टडी बेस्ट।